जय हिंद साथियों, ये हमारा घटना चक्र का सीरीज है जिसमें हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन कर रहे हैं। तो यह हमारा 5वां वीडियो लेक्चर है। अगर आप लोगों ने हमारे पहले के 4 वीडियो लेक्चर नहीं देखे तो जाइए उसे देखिए और इस घटना चक्र सीरीज़ का लुत्फ़ उठाइए और अपने रिवीजन पढ़ाई को और अच्छे से अच्छे कीजिए, ताकि आप जब भी एग्ज़ाम में जाएँ तो आप अच्छा परफॉर्म कर पाएँ और भारतीय राज्य व्यवस्था का ऐसा कोई प्रश्न ना हो जो आपसे छूट जाए, जो इस घटना चक्र सीरीज़ में कंप्लीट किया हो और आपसे छूट जाए, ऐसा ना हो। इसलिए आप इसे ज़रूर से ज़रूर देखिए, कम से कम 2-3 बार ज़रूर रिवाइज़ कीजिए, ताकि आपका रिवीजन अच्छे से अच्छे हो सके। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, ताकि हम और भी अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए आ सके और आप लोग के एग्ज़ाम में लाभदायक हो। तो पहले के वीडियो में हम लोगों ने 16 चैप्टर तक कर लिया था, जिसमें राष्ट्रपति हो गए थे। आज 17वां चैप्टर शुरू होगा, उपराष्ट्रपति, फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद, फिर महान्यायवादी, महाधिवक्ता और नियंत्रक महालेखा परीक्षक। इस तरह से हमारा यह सीरीज़ आगे बढ़ते रहेगा। तो आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग इस सीरीज़ में बने रहिए और देखते रहिए हमारे इस सीरीज़ को, जिसमें हम लोग आपका रिवीजन बहुत अच्छे से करवा देंगे। पॉलिटिकल, इससे पहले हम लोगों ने हिस्ट्री का किया हुआ है, करंट अफेयर किया हुआ है, बिहार स्पेशल किया हुआ है, जो कि बीपीएससी मुख्य रूप से पूछता है। तो हम लोगों ने वो सारे वीडियोस किए हुए हैं। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप लोग जाइए उसे चेक कीजिए, ज़रूर से ज़रूर देखिए। और इतना ही कहूँगा बस। अब शुरू करते हैं हमारा पूर्वावलोकन घटना चक्र सीरीज का, जिसमें हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन देख। तो यहाँ पे आ गया उपराष्ट्रपति का चैप्टर और इसका पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। मगर पहला प्रश्न शुरू करने से पहले फिर से मैं यही कहूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, क्योंकि हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जो कि इस तरह के एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, जिसमें कि पॉलिटी, हिस्ट्री या अन्य किसी तरह का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। तो आप लोग उन लोगों तक इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए। आइए हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन एवं निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य होते हैं कौन? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचक एवं निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य होते हैं कौन? तो ये हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं कैसे? तो ये हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं कैसे? तो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा, लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा सीधे चुनाव से। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है? तो यह हो जाएगा डी ऑप्शन, लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा सीधे चुनाव से। निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन करता है? तो इसमें हो जाएगा ए ऑप्शन, 1 और 2। देखते हैं, लोकसभा के सभी सदस्य और राज्यसभा के सभी सदस्य। तो 1 और 2 हो जाएगा इसमें ऑप्शन, लोकसभा के सभी सदस्य और राज्यसभा के सभी सदस्य। 5वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इन कथनों में कौन सा सही है? तो इसमें देखना कौन सा सही है। राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है, यह बिल्कुल सही है। राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य दोनों के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यह गलत है, क्योंकि राज्य के विधानसभा उपराष्ट्रपति के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाते। तो ए ऑप्शन हो जाएगा, केवल एक इसमें सही है, राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है। यहाँ पे कथन कारण वाला प्रश्न है, कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा के सदस्य होने के लिए अर्हता होगा, यह बिल्कुल सही है। और उपराष्ट्रपति सभी राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, यह बिल्कुल सही है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है। और आर ए का एक मान्य स्पष्टीकरण है, तो यहाँ पे दोनों सही हो जाएगा। तो ए ऑप्शन हो जाएगा इसमें। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, 7 नंबर प्रश्न, राज्यसभा के सभापति कौन है? तो यह हो जाएगा बी ऑप्शन, उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के सभापति कौन है? तो यह हो जाएगा उपराष्ट्रपति। एक राज्य का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो यह हो जाएगा बी ऑप्शन, उपराष्ट्रपति। एक राज्य का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें असत्य कथन देखना है। तो राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए, यह बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति बनता है, यह भी बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत के राष्ट्रपति करते हैं, यह बिल्कुल गलत है। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, यह बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत के राष्ट्रपति करते हैं। उपराष्ट्रपति से संबंधित निम्न कथनों में कौन सा सही नहीं है? तो इसमें देखना है कौन सा कथन गलत है। तो किसी राज्य, पहला नंबर विकल्प, उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास जनता के सदन के सदस्य निर्वाचित होने का योग्यता है, यह बिल्कुल गलत है। किसी राज्य की विधायिका के सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है, यह बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति का पद का कार्यकाल उतना ही होता है जितना कि राष्ट्रपति का, यह बिल्कुल सही है। उसको एक औपचारिक महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है, यह बिल्कुल गलत है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, 1 और 4 इसमें गलत हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति
इसमें देखना कौन कौन सा सही है। तो भारत के द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी हैं, यह बिल्कुल सही है। के पास पद से संबंधित कोई औपचारिक कार्य या दायित्व नहीं है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनके कार्यों का निर्वहन करता है, यह बिल्कुल सही है। और राष्ट्रपति की पद त्याग अवस्थीकरण या अपदस्थीकरण अथवा मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, यह बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, चारों इसमें सही हैं। अगला प्रश्न 12 नंबर, उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा, राज्य मंत्रिपरिषद। उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा, राज्य मंत्रिपरिषद के प्रस्ताव के द्वारा। भारत में उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने से संबंधित प्रस्ताव प्रस्तावित किया जाता है कहाँ? तो यह जाएगा केवल राज्यसभा में। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने से संबंधित प्रस्ताव प्रस्तावित किया जाता है कहाँ? तो जाएगा केवल राज्यसभा में। निम्न में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता? तो यह जाएगा सी ऑप्शन, राज्यसभा। निम्न में से किस एक की अध्यक्षता एक ऐसे द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता? तो यह जाएगा सी ऑप्शन, राज्यसभा। नीचे 4 युग्म दिए गए हैं, जिसमें से वह सही युग्म बताइए जिसके दोनों महानुभाव उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत अथवा उच्चायुक्त के पद पर रहे हैं। तो बी ऑप्शन हो जाएगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन और वीवी गिरी। डॉक्टर एस राधाकृष्णन और वीवी गिरी, बी ऑप्शन। निम्न में से किस किस ने भारत के उपराष्ट्रपति के पद संभाला है? तो यह हो जाएगा बी ऑप्शन, 1 और 4, मतलब मोहम्मद हिदायतुल्लाह और शंकर दयाल शर्मा। मोहम्मद हिदायतुल्लाह और शंकर दयाल शर्मा, बी ऑप्शन 1 और 4। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें देखना है गलत कथन कौन सा है। संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए, या बिल्कुल सही है। सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित सब संविधान संबंधी मामलों की सुनवाई कम से कम 5 न्यायाधीशों द्वारा की जाती है, यह बिल्कुल सही है। प्रेस की स्वतंत्रता मूलाधिकार वाक्य स्वतंत्र और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता से संबंधित है, यह बिल्कुल सही है। जाकिर हुसैन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, यह ऑप्शन गलत है। तो डी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, जाकिर हुसैन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। 18वां नंबर प्रश्न, मोहम्मद हामिद अंसारी ने भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यक्रम में क्रमांक है कौन सा? तो हो जाएगा सी ऑप्शन, 12वां। मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के राष्ट्रपति के रूप में क्रमांक है कौन सा? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन, 12वां। तो यहाँ पे उपराष्ट्रपति का चैप्टर समाप्त होता है। अब शुरू होगा केंद्रीय मंत्रिपरिषद। तो आइए हम लोग केंद्रीय मंत्रिपरिषद का पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें देखना कौन कौन सा सही है। संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है, यह बिल्कुल गलत है। संघ कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, यह बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं, यह बिल्कुल सही है। यह आवश्यक नहीं है कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य हो, यह बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, 2, 3 और 4 इसमें सही है, 1 गलत है। दूसरा प्रश्न, भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो इसमें सही कथन देखना है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के वास्तविक नेता होते हैं। डी ऑप्शन इसमें सही है, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के वास्तविक नेता होते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न, भारत के प्रधानमंत्री खाली स्थान होता है? तो यह हो जाएगा डी ऑप्शन, नियुक्त। भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री मुख्य हैं कौन से? तो यह हो जाएगा केंद्र सरकार का। भारत के प्रधानमंत्री मुख्य हैं किसके? तो केंद्र सरकार के। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 78 के प्रावधान है दायित्वों का किसके? तो जाएगा डी ऑप्शन, प्रधानमंत्री के। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 78 के प्रावधान है दायित्वों का किसके? तो प्रधानमंत्री के। कैबिनेट का तात्पर्य है क्या? तो जाएगा बी ऑप्शन, कैबिनेट स्तर के मंत्री। कैबिनेट का तात्पर्य है क्या? तो जाएगा बी ऑप्शन, कैबिनेट स्तर के मंत्री। कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं किस क्या? तो जाएगा केवल कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं क्या? तो केवल कैबिनेट मंत्री। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग होता है और वह कौन सा? तो यह जाएगा अनुच्छेद 352, ए ऑप्शन। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग होता है और यह है ए ऑप्शन, अनुच्छेद 352। 9वां प्रश्न, संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें देखना कौन कौन सा सही है। ए गोपालस्वामी अयंगर समिति के सुझाव दिया था कि किसी मंत्री और किसी सचिव के प्रशासनिक सुधार करने और उसे बढ़ावा देने के लिए पूर्णतः नामित किया जाना चाहिए, या बिल्कुल गलत है। दूसरा नंबर विकल्प, प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 की संस्तुति के आधार पर वर्ष 1970 में क्रमिक विभाग का गठन किया गया और इसे प्रधानमंत्री का प्रभार के अधीन रखा गया, या बिल्कुल सही। तो बी ऑप्शन हो जाएगा, इसमें केवल 2 सही है। 10वां प्रश्न, संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें देखना है कौन सा सही है। तो कैबिनेट सचिव की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा
भारत सरकार के मंत्रियों विभागों का सृजन किया जाता है, यह बिल्कुल गलत है। अगला विकल्प, हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को प्रदान किया जाता है, यह बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें सही, केवल 2। संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो यह हो जाएगा बी ऑप्शन, प्रधानमंत्री के पास। संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, प्रधानमंत्री के पास। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसमें देखना कौन सा सही है। राष्ट्रपति भारत सरकार के कार्य अधीन सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य का आवंटन के लिए नियम बनाएगा, यह बिल्कुल सही है। भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई प्रधानमंत्री के नाम से ही हुई कही जाएगी, यह बिल्कुल गलत है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा केवल 1 इसमें सही है। फिर से पढ़ देता, राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य का आवंटन के लिए नियम बनाएगा। 13वां प्रश्न, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो ये ऑप्शन हो जाएगा, वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति पर अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकते। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकते, ए ऑप्शन। भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है? तो हो जाएगा डी ऑप्शन, अनुच्छेद 75। भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा, अनुच्छेद 75। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं कौन? तो हो जाएगा बी ऑप्शन, लोकसभा के सदस्य। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री कौन होते हैं? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, लोकसभा के सदस्य। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय ये ऑप्शन हो जाएगा, जरूरी नहीं कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों सदनों में से एक सदन का सदस्य हो जाना चाहिए, ये ऑप्शन हो जाएगा इसमें। फिर से पढ़ देते हैं, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय जरूरी नहीं कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों सदनों में से एक सदन का सदस्य हो जाना चाहिए। 17 नंबर, भारत के प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो हो जाएगा बी ऑप्शन, 25 वर्ष। भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, 25 वर्ष। प्रधानमंत्री को सी ऑप्शन हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। प्रधानमंत्री को सी ऑप्शन, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। अगर लिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? भारत का प्रधानमंत्री, तो हो जाएगा सी ऑप्शन, अपने मंत्रिमंडल में मंत्रियों के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग करता है। फिर से अगर लिखित में कौन सा वक्तव्य सही हो जाएगा? तो भारत का प्रधानमंत्री, सी ऑप्शन होगा, अपने मंत्रिमंडल में मंत्रियों के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग करता है। 20वां प्रश्न, जो व्यक्ति संसद के सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्री रह सकता है? तो 6 माह के लिए, बी ऑप्शन। जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्री रह सकता है 6 माह के लिए। भारत का वह मंत्री जो संसद के सदनों में किसी सदन का भी सदस्य नहीं है उसे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ेगा, ये ऑप्शन हो जाएगा 6 माह बाद। भारत का वह मंत्री जो संसद के सदनों में से किसी सदन का भी सदस्य नहीं है उसे मंत्री पद से मुक्त हो जाना पड़ेगा, तो हो जाएगा ये ऑप्शन, 6 माह के बाद। भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह हो जाएगा सी ऑप्शन, मंत्रिमंडल का सदस्य निम्न सदन तक सीमित है। भारत का संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है। बाकी ए, बी और डी ऑप्शन इसमें सही है। 22वां प्रश्न, भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? तो यह हो जाएगा सी ऑप्शन, लोकसभा के प्रति। भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? तो यह आ जाएगा सी ऑप्शन, लोकसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है किसके प्रति? तो हो जाएगा बी ऑप्शन, 1, 2, 3 मतलब लोकसभा के प्रति एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत और अनुच्छेद 75 क्लॉज 3 के अनुसार। फिर से, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी है किसके प्रति? तो हो जाएगा लोकसभा के प्रति एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत और अनुच्छेद 75 के क्लॉज 3 के अनुसार। बी ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 और 3 इसमें। मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है किसके प्रति? तो हो जाएगा, इसका आंसर स्टार मार्क दिया हुआ, आप चाहें तो यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसे पढ़ सकते हैं। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो यह आ जाएगा, फिर से यहाँ पे आंसर स्टार मार्क दिया हुआ, आप लोग चाहे तो इसे विवरण बॉक्स में पढ़ सकते हैं।
अगला प्रश्न, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो हो जाएगा डी ऑप्शन, लोकसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा, लोकसभा के प्रति। संघीय मंत्रिपरिषद में मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है किसके प्रति? तो हो जाएगा डी ऑप्शन, केवल लोकसभा के प्रति। संघीय मंत्रिपरिषद में मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है किसके प्रति? तो हो जाएगा डी ऑप्शन, केवल लोकसभा के प्रति। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें देखना है कौन कौन सा सही है। तो संघ मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, यह बिल्कुल सही है। और संघ के मंत्री प्रधानमंत्री से प्रसाद पत्र अपने पद धारण करेगा, यह बिल्कुल गलत है। तो ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, संघीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। अगला प्रश्न 30 नंबर कथनकारों वाला प्रश्न है। भारत संघ में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी होती है, यह बिल्कुल गलत है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने के लिए पात्रता रखते हैं, यह बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, कथन गलत है पर कारण सही है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें देखना है कौन कौन सा कथन सही है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, यह बिल्कुल गलत है। संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करता है, यह बिल्कुल सही है। विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेंगे, यह बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, केवल 2 और 3 इसमें सही है, 1 नंबर इसमें गलत है। निम्नलिखित में से किसका भारत के संविधान में से स्पष्ट उल्लेख नहीं है पर परिपाटी के रूप में पालन किया जाता है? तो जाएगा बी ऑप्शन, प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन से बहुमत खो देते हैं तो त्यागपत्र दे देना चाहिए। निम्नलिखित में से किसका भारत के संविधान में तो स्पष्ट उल्लेख नहीं है पर परिपाटी के रूप में पालन किया जाता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में बहुमत खो देते हैं तो उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए। 33वां प्रश्न, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है कौन? तो जाएगा बी ऑप्शन, विधायिका। फिर से, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है कौन? तो यह आ जाएगा बी ऑप्शन, विधायिका। 34वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत के मंत्रिपरिषद रख सकती है? तो यह आ जाएगा डी ऑप्शन, विश्वास प्रस्ताव। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत के मंत्रिपरिषद रख सकती है? तो यह आ जाएगा डी ऑप्शन, विश्वास प्रस्ताव। 35वां प्रश्न, किस सदन के सदस्य द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा? तो यह आ जाएगा ए ऑप्शन, लोकसभा। किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा? तो यह हो जाएगा ए ऑप्शन, लोकसभा के। अपना त्यागपत्र देने के बाद भारत के एक मंत्री को अपने त्यागपत्र के विषय में लोकसभा में व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है? तो यह बी ऑप्शन, स्पीकर। अपना त्यागपत्र देने के बाद भारत के एक मंत्री को अपने त्यागपत्र के विषय में लोकसभा में व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, स्पीकर। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा में सदस्यों की संख्या होनी चाहिए कितनी? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, 50। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा में स्पीकर सदस्यों की संख्या होनी चाहिए कितनी? तो हो जाएगा सी ऑप्शन, 50। लोकसभा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी है? तो यह आ जाएगा डी ऑप्शन, 50। लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या है कितनी? तो डी ऑप्शन हो जाएगा, 50। भारत में अविश्वास प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें देखना कौन कौन सा सही है। भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है, बिल्कुल सही है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है, यह बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, एक और दो इसमें दोनों सही है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र देने के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सा एक सही स्थिति नहीं है? तो इसमें देखना कौन सा सही नहीं है। तो राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, यह बिल्कुल गलत है। ये ऑप्शन इसमें गलत है, बाकी बी सी डी इसमें सही है। तो राष्ट्रपति वैकल्पिक व्यवस्था बनाने तक उन्हें बने रहने के लिए कहेंगे, यह बिल्कुल सही है। वैकल्पिक व्यवस्था से अभिप्राय है कि यथासंभव शीघ्र नई सरकार के गठन हेतु आम चुनाव किया जाए, यह बिल्कुल सही है। अब 10 मंत्रिपरिषद अपने पद पर नई सरकार बनाने तथा अपने पदभार का निर्वहन करेगी, यह बिल्कुल सही है। तो ये ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। 41वां प्रश्न, प्रदेश का कौन सा नेता नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री बने? तो जाएगा सी ऑप्शन, कैलाशनाथ काटजू। प्रदेश का कौन सा नेता कैबिनेट में पहले गृह मंत्री तथा बाद में राज्य मंत्री बना? तो यह आ जाएगा सी ऑप्शन,
कैलाशनाथ काटजू। स्वतंत्र भारत का प्रथम वित्त मंत्री थे कौन? तो इसका आंसर स्टार मार्क दिया हुआ, आप लोग चाहें तो यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पा सकते हैं। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? तो आ जाएगा डी ऑप्शन बी आर अम्बेडकर। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? तो यह आ जाएगा डी ऑप्शन बी आर अम्बेडकर। इनमें से किसका या किन लोगों का स्वतंत्र भारत में प्रथम मंत्रिमंडल 1947 को का पोर्टफोलियो उनके अंतिम सरकार 1946 के पोर्टफोलियो से भिन्न था? तो डी ऑप्शन केवल 3 मतलब सी एच भाभा। डी ऑप्शन हो जाएगा केवल 3 मतलब सी एच भाभा, बाकी सबका सही था। भारत के 12वें प्रधानमंत्री थे कौन? तो यह बी ऑप्शन देवेगौड़ा। भारत के 12वें प्रधानमंत्री कौन थे? तो यह जाएगा बी ऑप्शन देवेगौड़ा। यहाँ पर मिलान करने के लिए दिया हुआ है, तो देवेगौड़ा हो जाएंगे। 1989 से 1990, चंद्रशेखर हो जाएंगे 1999 से 2004, अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएंगे 1990 से 1991, इंद्र कुमार गुजराल हो जाएंगे 1997-98 और विश्वनाथ प्रताप सिंह हो जाएंगे 1996 से 97। डी ऑप्शन हो जाएगा 2 1 3 5 4 2 1 3 5 4। निम्नलिखित में कौन एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी मतलब चारों हुए हैं, जैसे जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, गुलजारीलाल नंदा और अटल बिहारी वाजपेयी। निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, गुलजारीलाल नंदा और अटल बिहारी वाजपेयी। डी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से किन्हें अपने राजनीतिक जीवन में भारत के प्रधानमंत्री का पद एक बार से अधिक समयांतराल के बाद सुशोभित किया गया? तो आ जाएंगे सी ऑप्शन 3 4 और 5 मतलब गुलजारीलाल नंदा, इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी। 3 4 और 5। भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश से बाहर हुई? तो यह आ जाएगा सी ऑप्शन लाल बहादुर शास्त्री। भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश से बाहर हुई? तो सी ऑप्शन हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। यहाँ पे मिलान करने के लिए दिया हुआ है, पी.वी. नरसिम्हा राव यह हो जाएंगे अविभाजित आंध्र प्रदेश, मोरारजी देसाई यह हो जाएंगे बम्बई, फिर एच.डी. देवेगौड़ा हो जाएंगे कर्नाटक, चरण सिंह हो जाएंगे अविभाजित उत्तर प्रदेश और नरेंद्र मोदी हो जाएंगे गुजरात। डी ऑप्शन हो जाएगा 2 5 4 1 3 2 5 4 1 3। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे? तो यह आ जाएगा सी ऑप्शन चंद्रशेखर। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे? तो यह आ जाएगा सी ऑप्शन चंद्रशेखर। 52वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे? तो यह आ जाएगा डी ऑप्शन चंद्रशेखर। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे? तो डी ऑप्शन हो जाएगा चंद्रशेखर। निम्नलिखित में से कौन अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा के सदस्य थे? तो यह आ जाएगा सी ऑप्शन चंद्रशेखर। निम्नलिखित में से कौन अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा के सदस्य थे? तो यह आ जाएगा चंद्रशेखर। भारत के प्रधानमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुआ? तो यह आ जाएगा डी ऑप्शन चौधरी चरण सिंह। भारत के प्रधानमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुआ था? तो यह आ जाएगा डी ऑप्शन चौधरी चरण सिंह। निम्नलिखित में से कौन भारत के संघीय वित्त मंत्री रहे हैं? तो यह आ जाएगा डी ऑप्शन 1 2 3 4 मतलब चारों हैं, बीपी सिंह, आर वेंकटरमन, वाई चौहान और प्रणब मुखर्जी। फिर से बीपी सिंह, आर वेंकटरमन, वाई चौहान और प्रणब मुखर्जी। डी ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3 4 चारों। उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण का नई आर्थिक नीति घोषित की गई प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव द्वारा। उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव द्वारा। मनमोहन सिंह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष। मनमोहन सिंह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह आ जाएगा सी ऑप्शन वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष। बाकी ए, बी और डी इसमें सही है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, डी ऑप्शन हो जाएगा असम के राज्यसभा के सदस्य हैं। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, डी ऑप्शन हो जाएगा असम के राज्यसभा के सदस्य हैं। निम्न वाक्यों का अध्ययन कीजिए, तो इसमें देखना है कौन सा उत्तर सही है।
मंत्री नीति बनाते हैं और लोकसभा उसका क्रियान्वयन करते हैं, यह बिल्कुल सही है। संसदीय प्रणाली में मंत्रियों का उत्तरदायित्व का सिद्धांत कार्य होता है, यह बिल्कुल सही है। तो इसमें हो जाएगा बी ऑप्शन। कथन और कारण दोनों सही है, किंतु कथन कारण का सही स्पष्टीकरण नहीं है, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न कथन कारण का है। किसी व्यक्ति को उप प्रधानमंत्री कहना केवल राजनीतिक निर्णय है, यह बिल्कुल सही है। वह उसे प्रधानमंत्री का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता, यह बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। फिर से, किसी व्यक्ति को उप प्रधानमंत्री कहना केवल राजनीतिक निर्णय है, यह बिल्कुल सही है। वह उसे प्रधानमंत्री का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता, यह भी बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। उप प्रधानमंत्री पद का सृजन हुआ था कैसे? तो संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ। उप प्रधानमंत्री का सृजन हुआ कैसे? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसमें देखना कौन सा सही है। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होते हैं, यह बिल्कुल गलत है। प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड के प्रधान अध्यक्ष होते हैं, यह बिल्कुल सही, यह बिल्कुल गलत है। तो डी ऑप्शन इसमें हो जाएगा। ना तो एक ना ही दो, इसमें कोई भी सही नहीं है, दोनों गलत है। केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसमें देखना कौन सा सही है। तो भारत के संविधान में उपबंध है कि समस्त कैबिनेट मंत्री अनिवार्य रूप से केवल लोकसभा के ही आसीन सदस्य होंगे, यह बिल्कुल गलत है। केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय संसदीय कार्य मंत्री के निर्देशाधीन कार्य करता है, यह बिल्कुल गलत है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। ना तो एक ना ही दो, इसमें कोई भी सही नहीं होगा। कैबिनेट समितियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें देखना कौन सा सही है और कौन सा गलत है। संविधान में कैबिनेट समिति का उल्लेख नहीं है, यह बिल्कुल सही है। कैबिनेट समितियां प्रधानमंत्री द्वारा समय की जरूरत एवं परिस्थितियों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए गठित की जाती है, यह बिल्कुल सही है। यदि प्रधानमंत्री समिति के सदस्य हो तो यह आवश्यक नहीं है कि वह समिति के अध्यक्ष हो, यह बिल्कुल गलत है। संसदीय मामलों की समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, यह बिल्कुल गलत है। तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। कथन 1 और 2 सही है, लेकिन कथन 3 और 4 गलत है। इसमें 1 और 2 कथन सही है और 3 और 4 कथन गलत है। अगला प्रश्न 65 नंबर। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? तो यह आ जाएगा बी ऑप्शन, मंत्रिमंडल सचिव। केंद्रीय सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? तो यह आ जाएगा बी ऑप्शन, मंत्रिमंडल सचिव। निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा? तो यह आ जाएगा बी ऑप्शन, 91वां संविधान संशोधन। फिर से, निम्नलिखित संविधान संशोधनों में कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल के कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा? तो यह आ जाएगा बी ऑप्शन, 91वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न 67 नंबर। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% की सीमा तक निर्धारित की गई है? तो यह आ जाएगा सी ऑप्शन, 91वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003। फिर से, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% की सीमा तक निर्धारित की गई है? तो यह आ जाएगा सी ऑप्शन, 91वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003। केंद्र सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें देखना कौन सा सही है। तो 15 अगस्त 1947 को केंद्रीय मंत्रियों की संख्या 18 थी, यह बिल्कुल सही है। वर्तमान में केंद्रीय मंत्रियों की संख्या 36 है, यह बिल्कुल गलत है। तो इसमें पहला नंबर ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है? तो यह आ जाएगा बी ऑप्शन, श्वेत पत्र। निम्नलिखित में से कौन सा आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है? तो यह आ जाएगा बी ऑप्शन, श्वेत पत्र। 97वां प्रश्न। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? तो यह आ जाएगा ए ऑप्शन, गोपाल स्वामी अयंगर। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? तो यह आ जाएगा ए ऑप्शन, गोपाल स्वामी अयंगर। 71 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रिमंडल सचिवालय का के कार्य हैं? तो यह आ जाएगा सी ऑप्शन, 1 और 2। मतलब मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करना और मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालय सहायता। तीसरा नंबर गलत है, मंत्रियों को वित्तीय संसाधनों का आवंटन, यह बिल्कुल गलत है। तो 1 और 2 इसमें सही हो जाएगा।
आइए 72वां प्रश्न देखते हैं। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रीज रिसर्च का अध्यक्ष कौन होता है? तो यह आ जाएगा सी ऑप्शन, भारत के प्रधानमंत्री। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के अध्यक्ष कौन होता है? तो यह आ जाएगा सी ऑप्शन, भारत के प्रधानमंत्री। 73वां प्रश्न, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो यह आ जाएगा बी ऑप्शन, प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो यह आ जाएगा बी ऑप्शन, प्रधानमंत्री। स्वतंत्र भारत के प्रथम बार संसदीय सचिव का पद किस वर्ष सृजित किया गया था? तो यह आ जाएगा ए ऑप्शन, 1951। स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का पद किस वर्ष सृजित किया गया था? तो यह आ जाएगा ए ऑप्शन, 1951। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? तो JL नेहरू शांतिवन यह बिल्कुल सही है। LV शास्त्री विजयघाट यह भी सही है। इंदिरा गांधी शक्ति स्थल यह भी सही है। राजीव गांधी कर्मभूमि यह गलत है, तो डी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। राजीव गांधी कर्मभूमि नहीं, यह हो जाएगा वीरभूमि। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो यह हो जाएगा बी ऑप्शन, लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो यह हो जाएगा बी ऑप्शन, लाल बहादुर शास्त्री। तो 76 प्रश्न के साथ यह चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। अगला चैप्टर शुरू होगा, महान्यायवादी, महाधिवक्ता और नियंत्रक महालेखा परीक्षक। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो यह आ जाएगा ए ऑप्शन, अटॉर्नी जनरल। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो यह आ जाएगा ए ऑप्शन, अटॉर्नी जनरल। निम्नलिखित में कौन राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत अपना पद धारण करता है? तो यह आ जाएगा डी ऑप्शन, भारत के महान्यायवादी। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत अपना पद धारण करता है? तो यह आ जाएगा डी ऑप्शन, भारत के महान्यायवादी। भारत के महान्यायवादी को कैसे नियुक्त किया जाता है? तो यह आ जाएगा बी ऑप्शन, राष्ट्रपति द्वारा। भारत के महान्यायवादी को कैसे नियुक्त किया जाता है? तो यह आ जाएगा बी ऑप्शन, राष्ट्रपति द्वारा। भारत के महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो यह आ जाएगा बी ऑप्शन, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। भारत के महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो यह आ जाएगा बी ऑप्शन, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है? तो यह आ जाएगा सी ऑप्शन, महान्यायवादी। निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है? तो यह आ जाएगा सी ऑप्शन, महान्यायवादी। भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है? तो यह आ जाएगा सी ऑप्शन, भारत के महान्यायवादी। भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है? तो यह आ जाएगा सी ऑप्शन, भारत के महान्यायवादी। भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता हैं कौन? तो यह आ जाएगा डी ऑप्शन, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता हैं कौन? तो यह आ जाएगा डी ऑप्शन, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत के अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार हैं कौन? तो यह आ जाएगा डी ऑप्शन, भारत सरकार के। भारत के अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार हैं किसके? तो यह आ जाएगा डी ऑप्शन, भारत सरकार के। निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों की सुनवाई का अधिकार होता है? तो यह आ जाएगा बी ऑप्शन, महान्यायवादी को। निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा? तो यह आ जाएगा बी ऑप्शन, महान्यायवादी को। 10वां प्रश्न, भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें देखना है कौन सा उत्तर सही है। तो पहला ऑप्शन, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, यह बिल्कुल सही है। उनमें वही योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होगी, यह भी बिल्कुल सही है। उसे संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए, यह बिल्कुल गलत है। संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है, यह बिल्कुल गलत है। तो ए ऑप्शन इसमें सही होगा, 1 और 2 इसमें सही है। भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें देखना कौन कौन सा सही है। तो राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त के लिए अहर होगा, यह बिल्कुल सही है। महान्यायवादी इतना पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो संसद आधारित करे, यह बिल्कुल गलत है। तो इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा, केवल 1 सही है। 12वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का न्यायवादी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, यह बिल्कुल सही है। लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है, यह बिल्कुल सही है। लोकसभा में बोल सकता है, यह भी सही है। लोकसभा में मतदान कर सकता है, यह गलत है। तो इसमें चौथा नंबर विकल्प गलत होगा, तो सी ऑप्शन होगा, 1, 2, 3 इसमें सही है। निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? तो यह जाएगा ए ऑप्शन, भारत के महान्यायवादी को। निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? तो यह जाएगा ए ऑप्शन, भारत के महान्यायवादी को। पार्लियामेंट संसद में किसी सदन के सदस्य न होने पर भी सदन की बैठक में कौन भाग ले सकता है?
तो यह आ जाएगा बी ऑप्शन, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी। निम्नलिखित में से किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाहियों में सम्मिलित होने एवं किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार है, परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं है? तो यह आ जाएगा डी ऑप्शन, भारत के अटॉर्नी जनरल को। निम्नलिखित में से किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाहियों में सम्मिलित होने एवं किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार है, परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं है? तो यह आ जाएगा डी ऑप्शन, भारत के अटॉर्नी जनरल को। भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? तो यह आ जाएगा बी ऑप्शन, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? तो यह आ जाएगा बी ऑप्शन, अटॉर्नी जनरल। निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो यह आ जाएगा डी ऑप्शन, महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल। निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों में किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो यह आ जाएगा डी ऑप्शन, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो यह आ जाएगा, एक ए और सी इसमें दोनों हो जाएगा, उपराष्ट्रपति और महान्यायवादी। एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो यह आ जाएगा ए उपराष्ट्रपति और सी महान्यायवादी दोनों। भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें सी और डी इसमें दोनों हो जाएगा, तो उसे संसद में मत देने का अधिकार है और उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब सी और डी इसमें दो ऑप्शन हो जाएंगे। सॉलिसिटर जनरल निम्न में से क्या होता है? तो यह आ जाएगा सी ऑप्शन, कानूनी सलाहकार। सॉलिसिटर जनरल निम्न में से क्या होते हैं? तो यह आ जाएगा सी ऑप्शन, कानूनी सलाहकार। भारत का सॉलिसिटर होता है कौन? तो यह आ जाएगा बी ऑप्शन, एक न्यायिक सलाहकार। भारत का सॉलिसिटर होता है कौन? तो एक न्यायिक सलाहकार। 22वां प्रश्न, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो यह आ जाएगा बी ऑप्शन, एडवोकेट जनरल। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो यह आ जाएगा बी ऑप्शन, एडवोकेट जनरल। इनमें से कौन राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार है? तो यह आ जाएगा ए ऑप्शन, महाधिवक्ता। इनमें से कौन राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार है? तो यह आ जाएगा ए ऑप्शन, महाधिवक्ता। राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए अधिकृत है कौन? तो यह आ जाएगा सी ऑप्शन, महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल। राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए अधिकृत है कौन? तो यह आ जाएगा सी ऑप्शन, महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, इसमें देखना कौन सा सही है। तो भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के राज्यपाल की अनुशंसा पर की जाती है, यह बिल्कुल गलत है। सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अनुसार राज्य स्तर पर उच्च न्यायालयों की मूल अपीली तथा सलाहकारी अधिकारिता होती है, यह बिल्कुल गलत है। तो इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा, ना तो एक ना ही दो, कोई भी उसमें सही नहीं था। 26वां प्रश्न, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? तो यह जाएगा राष्ट्रपति द्वारा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? तो यह जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा, ए ऑप्शन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? तो यह जाएगा सी ऑप्शन, अनुच्छेद 148। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? तो यह जाएगा सी ऑप्शन, अनुच्छेद 148। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को सर्वप्रथम निम्न में से किसको प्रस्तुत किया जाता है? तो यह जाएगा डी ऑप्शन, भारत के राष्ट्रपति को। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संघ के लेख संबंधी प्रतिवेदनों को सर्वप्रथम निम्न में से किसको प्रस्तुत किया जाता है? तो यह जाएगा डी ऑप्शन, भारत के राष्ट्रपति को। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया था? तो यह जाएगा बी ऑप्शन, संविधान द्वारा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद का सृजन किया गया था? तो यह जाएगा बी ऑप्शन, संविधान द्वारा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल होता है कितना? तो यह जाएगा 6 वर्ष। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल होता है कितना? तो यह जाएगा सी ऑप्शन, 6 वर्ष। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो डी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, उसको राष्ट्रपति पदच्युत कर सकते हैं, यह बिल्कुल गलत है। ए, बी और सी इसमें सही है। 32वां प्रश्न, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाया जाने की प्रक्रिया निम्नांकित में से
के समान है तो यह आ जाएगा सी ऑप्शन, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके समान है तो यह आ जाएगा सी ऑप्शन, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। यहाँ पे कथन कारण वाला प्रश्न दिया हुआ, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कर्तव्य न केवल व्यय की वैधता सुनिश्चित करना अपितु औचित्य भी है। यह बिल्कुल सही है। उसे वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में संविधान और संसद के कानूनों को बनाए रखना है। यह बिल्कुल सही है, तो बी ऑप्शन इसमें हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है एवं आर ए का सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न 34 नंबर, निम्नलिखित कर्तव्यों में से कौन सा एक भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा पालन नहीं किया जाता है, तो इसमें देखना कौन सा इसमें गलत है। तो आइए पहला विकल्प से देखते हैं। भारत की संचित निधि से होने वाले सभी व्ययों को लेखा परीक्षक करना और उसके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, यह बिल्कुल सही है। आकस्मिकता निधि और लोक लेखाओं से होने वाले सभी व्ययों को लेखा परीक्षक करना और उसके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, यह बिल्कुल सही है। सभी व्यापार निर्णय, लाभ और हानि लेखों की लेखा परीक्षण करना और उसके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, यह भी बिल्कुल सही है। सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गमन का नियंत्रण करना और यह सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक राजस्व राजकोष से में जमा हो, यह बिल्कुल गलत है, तो डी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। बाकी ए, बी और सी इसमें सही है। 35 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में पर विचार कीजिए। इसमें देखना कौन सा कथन सही है। तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कर्तव्य होगा कि वह उन सभी प्राप्तियों की लेखा परीक्षण करे जो भारत की संचित निधि में संदेह है, यह बिल्कुल सही है। नियंत्रक में महालेखा परीक्षक को संघ या किसी राज्य के किसी कार्यालय या विभाग में रखे गए भंडारों का स्टॉक के लेखाओं की लेखा परीक्षा करना और उसकी बाबत में रिपोर्ट देने का प्राधिकार होगा, यह बिल्कुल सही, तो बी ऑप्शन इसमें हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। 36 नंबर प्रश्न, लोक निधि के फलोत्पादक और हाशियात प्रतियोग को सुनिश्चित करने के साथ साथ भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कै का कार्य का महत्व क्या है, तो इसमें देखना कौन सा सही है। तो सी ऑप्शन इसमें सही है। 2 और 3, कै को मंत्री के द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर जारी किए गए प्रतिवेदनों पर लोक लेखा समिति विचार विमर्श करती है, यह बिल्कुल सही है। कै के प्रतिवेदनों में से मिली जानकारी के आधार पर जांचकर्ता एजेंसियां उन लोगों के विरुद्ध आरोप दाखिल कर सकती है जिन्हें लोक निधि प्रबंधन में कानून का उल्लंघन किया गया हो, तो इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा। 2 और 3 इसमें सही है। 37वां प्रश्न, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने का अंतिम जिम्मेदारी है किसकी, तो हो जाएगा सी ऑप्शन, संसद की। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी है किसकी, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, संसद की। निम्नलिखित में से कौन संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों पर में उपस्थित रहा है, तो हो जाएगा सी ऑप्शन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। निम्नलिखित में से कौन संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहा है, तो हो जाएगा सी ऑप्शन, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है, तो हो जाएगा डी ऑप्शन, अनुच्छेद 149। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों का निर्वहन करता है, तो हो जाएगा डी ऑप्शन, अनुच्छेद 149। नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, उसे अपने पद से हटाया जा सकता है किसके द्वारा, तो यहाँ पे आंसर स्टार मार्क दिया हुआ है, आप लोग चाहें तो यहाँ विवरण बॉक्स में इसे पढ़ सकते हैं। चलिए 41वां प्रश्न देखते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार निम्नलिखित में से एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है किसका, तो हो जाएगा लोक लेखा समिति का। भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार निम्नलिखित का एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है किसका, तो हो जाएगा डी ऑप्शन, लोक लेखा समिति का। किस वर्ष में अकाउंटिंग को ऑडिट लेखा परीक्षा से अलग किया गया तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित रह गया, तो हो जाएगा सी ऑप्शन, 1976। किस वर्ष में अकाउंटिंग को ऑडिटिंग लेखा परीक्षा से अलग किया गया तथा
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित रह गया? तो यह जाएगा सी ऑप्शन 1976। 43वां प्रश्न, 1971 के संशोधन महालेखा नियंत्रक के कर्तव्य, शक्ति और सेवा स्थिति अधिनियम लेखांकन और लेखा परीक्षण को पृथक करता है और CAG को लेखों की तैयारी के उत्तरदायित्व से मुक्ति देता है। यह संशोधन किया गया था कब? तो यह हो जाएगा 1976 को। बी ऑप्शन 1976। राज्य के वित्तीय लेखा का परीक्षण करता है कौन? तो यह जाएगा डी ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। आप लोग यहाँ पर चाहे तो विवरण बॉक्स में नीचे पढ़ सकते हैं। 45वां प्रश्न, लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? तो यह जाएगा बी ऑप्शन नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। भारत के CAG कैग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्य करते हैं क्या? तो बी ऑप्शन लोक वित्त संरक्षण के रूप में। भारत के CAG नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्य करते हैं क्या? तो यह लोक वित्त संरक्षक के रूप में। 47वां प्रश्न, गिरीश चंद्र मुर्मू बने हैं भारत के सी ऑप्शन 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। गिरीश चंद्र मुर्मू बने हैं क्या भारत के? तो यह सी ऑप्शन 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। 48वां प्रश्न, सोचिए एक यहाँ पे सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखें, भारत के उपराष्ट्रपति हो जाएंगे राज्यसभा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लोकलेखा समिति, भारत का महाधिवक्ता हो जाएगा उच्चतम न्यायालय, और भारत का महान्यायवादी हो जाएगा लोकसभा की बैठक। ये ऑप्शन हो जाएगा 3-1-4-2। 3-1-4-2। 49वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? लोक वित्त सरकार के वित्तीय कार्य क्रियाकलापों का अध्ययन है, इसके अंतर्गत आते हैं कौन से? तो आ जाएगा डी ऑप्शन व्यावसायिक बैंकों के कार्य निष्पादन। डी ऑप्शन हो जाएगा व्यावसायिक बैंकों के कार्य निष्पादन। तो यहाँ पे 49 प्रश्न के साथ यह चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। अगला चैप्टर वरीयता अनुक्रम। वरीयता अनुक्रम यहाँ पे अगला चैप्टर आ गया। तो यहाँ पे 49 प्रश्न के साथ यह चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। आइए इसे भी देख लेते हैं। इससे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित अधिकारों पर विचार कीजिए। तो इसमें अग्रता क्रम में ही इसे सही अनुक्रम है कौन सा? तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा 4-3-2-1। पहले हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश, फिर संघीय मंत्रिमंडल के सदस्य, फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त और फिर मंत्रिमंडलीय सचिव। सी ऑप्शन 4-3-2-1। फिर से भारत के मुख्य न्यायाधीश, फिर संघीय मंत्रिमंडल के सदस्य, फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त और मंत्रिमंडलीय सचिव। भारत सरकार की प्राथमिकता सारणी में भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन आता है? तो यह बी ऑप्शन भूतपूर्व राष्ट्रपति। भारत सरकार की प्राथमिकता सारणी में भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन आता है? तो यह जाएगा बी ऑप्शन भारत भूतपूर्व राष्ट्रपति। 3वां प्रश्न, भारतीय न्यायाचार या प्रोटोकॉल के अनुसार पूर्णता क्रम में निम्न में से सबसे पहले कौन आता है? तो यह जाएगा सी ऑप्शन अपने राज्य के राज्यपाल। भारतीय न्यायाचार या प्रोटोकॉल के अनुसार पूर्णता क्रम में निम्न में से सबसे पहले कौन आता है? तो यह जाएगा अपने राज्य का राज्यपाल। सी ऑप्शन। भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले आता है? तो यह आ जाएगा ई। इसका आंसर ई दिया हुआ है, उपयुक्त में से कोई या उपयुक्त में से एक से अधिक। आप लोग चाहें तो इसे विवरण बॉक्स से नीचे पढ़ सकते हैं आराम से, वीडियो को थोड़ा बहुत रोक के। आइए 5वां नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद पर सिविलियन अधिकारी कौन है? तो यह आ जाएगा सी ऑप्शन मंत्रिमंडलीय सचिव। भारत सरकार के सबसे ऊंचे पद पर सिविलियन अधिकारी कौन है? तो यह आ जाएगा सी ऑप्शन मंत्रिमंडलीय सचिव। भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है? तो यह आ जाएगा सी ऑप्शन भारत के मंत्रिमंडल सचिव। भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है? तो यह आ जाएगा सी ऑप्शन भारत के मंत्रिमंडलीय सचिव। तो 6 प्रश्न के साथ यह चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। अगला चैप्टर शुरू होगा संसद, जिसका पहला भाग है लोकसभा। तो यह चैप्टर हम लोग कल शुरू करेंगे। आज यहीं पे विराम देते हैं अपने इस चैप्टर को। तो इसमें 3 चैप्टर हम लोगों ने डील किया, एक उपराष्ट्रपति, फिर एक ये, फिर एक इससे पहले संसद के बारे में था। तो यह तीनों चैप्टर आप लोग देख लीजिएगा। यह 5वां वीडियो लेक्चर है। तो इससे पहले हम लोगों ने 4 वीडियो कर चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ 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 डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए, लिंक उसमें दिया हुआ है, आप लोग जाइए उसे देखिए।
और अपनी पढ़ाई को और मजबूत कीजिए। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कम से कम एक विद्यार्थी तक तो ज़रूर शेयर करें, ताकि 1 से 2, 2 से 4 ऐसे करके आप लोग आराम से पढ़ सकें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोग को कमेंट में कोई सुझाव देना है तो आप लोग सुझाव भी दे सकते हैं, आप लोग उसके लिए बिल्कुल भी निश्चिंत हैं। तो मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।